नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। यूपी में बदमाशों की उल्टी गिनती लगातार जारी है। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। बुलंदशहर के माकड़ी का रहने वाला है ये बदमाश। घायल बदमाश को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। थाना खेगड़ा क्षेत्र के इलाके के अंदर ये मुठभेड़ हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि एक बदमाश के पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश गिरफ्तार हुआ है। घायल हालत में बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया पहले, और उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी। उसके तमाम साथियों की पूछताछ की जाएगी, उनकी भी धरपकड़ हो सकती है। फिलहाल थाना खेगड़ा क्षेत्र इलाके के अंदर ये मुठभेड़ हुई। यूपी में बदमाशों की उल्टी गिनती लगातार जारी है। तो थाना खेखड़ा क्षेत्र का यह मामला है। फिलहाल विकास शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, बदमाश के पैर में गोली लगी, क्या इनपुट्स थे पुलिस के पास और कितनी बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए? जी तुषार, हम आपको बता दें कि जी आज क्राइम ब्रांच और बागपत की जनपद के खेगड़ा थाना क्षेत्र की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिनमें अंदर आज के जो बुलंदशहर का बदमाश है पुनीत उसको पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि अभी से 2 दिन पहले ही जो बड़ा गांव है जो खेगड़ा थाना क्षेत्र के अंदर पड़ता है, उसमें एक मर्डर में इसका नाम आया था। इसी को पुलिस बहुत दिनों से टारगेट देखा जाए तो आज सुबह के टाइम ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर उसको बदमाश को देखा गया, जिसमें क्राइम ब्रांच और खेगड़ा थाना पुलिस के इसकी मुठभेड़ हुई, जिसमें उसको गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल में जिसका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हत्या लूट जैसे मामलों में बहुत वांछित चल रहा था। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। फिलहाल आपको बता रहे घायल हालत में बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला मुजफ्फरनगर से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 1 घंटे के अंदर पुलिस और बदमाशों के बीच 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई। पहली मुठभेड़ शहर कोतवाली क्षेत्र के शामली बाईपास रोड पर चेकिंग के दौरान हुई। पहली मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से हिस्ट्री शीटर बदमाश चुन्नू घायल हुआ है। हिस्ट्री शीटर चुन्नू के पास से तमंचा, बाइक और कारतूस बरामद हुआ। बदमाश चुन्नू पर लूट, गोकशी, हत्या के 24 मुकदमे दर्ज हैं। दूसरी मुठभेड़ बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के बड़ौत रोड पर नहर पटरी पर हुई। 75,000 रुपए के इनामी बदमाश अनिल के पैर में गोली लगी। हत्या का आरोपी है, मुठभेड़ में पकड़ा गया। 75,000 रुपए का इनामी बदमाश। फिलहाल घायल बदमाश अनिल के खिलाफ लखनऊ, मुजफ्फरनगर, मेरठ में हत्या, लूट के 24 मुकदमे दर्ज हैं। ये 50,000 का रिवॉर्डेड क्रिमिनल था। हमारे यहाँ से भी 25,000 का रिवॉर्डेड क्रिमिनल था अनिल। ये लखनऊ में मोहनलालगंज की हत्या में वांछित था, और हमारे यहाँ भी जो है वो हत्या हुई थी, जिसमें सौरभ गोटी घायल हुआ था। उसमें भी इसने प्रशांत चौधरी को गोली मार दी थी। उस मामले में वांछित चल रहा था। हमारी बुढ़ाना पुलिस ने जो है वो खतौली तिराहे के पास से अरेस्ट किया था। आला कत्ल की रिकवरी के लिए मिंडकाली के जंगल के पास इसने जहाँ छिपाया था वहाँ पुलिस आई हुई थी। यहाँ पर आकर के ये इसने हमारे एक सब इंस्पेक्टर से बरामदगी कराने के बाद इसने रिवॉल्वर पिस्टल छीन ली, और उसके बाद ये भागने लगा एक एक खेत में, और उसके बाद फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसमें हमारे चौकी इंचार्ज की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है, और एक बाएं हाथ में गोली लगी है। ये बहुत शातिर किस्म का अपराधी है। इस पे जैसा कि मैंने बताया कि इस पर रिवॉर्डेड क्रिमिनल था। ये संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से। सचिन, अगर देखें 75,000 रुपए का ये अनिल जो बदमाश गिरफ्तार किया गया, और दूसरा एक और बदमाश हुआ, पुलिस की एक बड़ी कामयाबी मानकर चल रही है कैसे? बिल्कुल, मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 75,000 का इनामी जो बदमाश है, ये शातिर किस्म का हत्यारा है। इसने अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में एक हत्या को अंजाम दिया था, और उसके बाद मुजफ्फरनगर में 2 हत्याएं इन लोगों ने की थी, जिसके बाद से अनिल फरार चल रहा था। देर रात मुजफ्फरनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसमें 50,000 का इनाम लखनऊ से था और 25,000 का इनाम मुजफ्फरनगर से था। तो बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो अलीगढ़ में पहलवानी दंगल को लेकर चली आ रही वर्षों पुरानी रंजिश के चलते बाइक सवार 3 लोग घर के बाहर खड़े युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए, जिसमें 7 साल के बच्चे समेत करीब 4 युवक घायल हुए हैं। घटना की सूचना पर पहुंचे थाना पुलिस
और परिवारजन घायलों को उपचार हेतु मलखान सिंह जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से गंभीर हालत के चलते युवकों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल पहलवानी दंगल को लेकर पुरानी रंजिश का यह मामला है और पहलवानी दंगल को लेकर यहां पर फायरिंग की गई, जिसमें लगभग 7 साल के बच्चे समेत 6 लोग घायल हुए हैं। तो अलीगढ़ में पुरानी रंजिश में फायरिंग हुई है। अलीगढ़ के अंदर का यह मामला, जहां पर संबंधित थाना पुलिस पहुंची और उसके बाद इस पूरे मामले में अभी तहकीकात चल रही है और 7 साल के बच्चे समेत 4 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। तो अलीगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते ये मामला सामने आया, जहां पर खूनी संघर्ष हुआ और पहलवानी दंगल को लेकर यह पूरा मामला है। संवाददाता अलीगढ़ से योगेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, पुरानी रंजिश के चलते ये मामला सामने आया है, क्या रही है पुरानी रंजिश और फिलहाल अभी जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या है? योगेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, मेरी एक आवाज आप तक पहुंच योगेंद्र, मेरा सवाल ये है कि पुरानी रंजिश क्या है और किस तहत ये पूरा मामला सामने आया, साथ ही साथ घायलों की स्थिति क्या है? देखिए, ये गांव की पुरानी रंजिश है। इसमें जो पहलवानी मतलब दंगल जो होता है, उसमें जो क्या कहते हैं कुछ विवाद हुआ इनका, तो उसमें पुरानी रंजिश और वो जो ताजा विवाद था, उसके बाद यहाँ ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें एक 7 साल का बच्चा और जो करीब 4 लोग और घायल हुए हैं। इसके बाद उनको सब ये लेकर के मलखान सिंह अस्पताल पहुंचे। वहां से इन्होंने जो क्या कहते हैं जो हमलावर थे वो भाग गए और पुलिस ने जो है क्या कहते हैं जो हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। बहुत जल्दी पुलिस उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो अलीगढ़ में पुरानी रंजिश का ये मामला है और पहलवानी दंगल को लेकर पुरानी रंजिश में फायरिंग हुई। अलीगढ़ का मामला, जहां पर 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक 7 साल का बच्चा भी बताया जा रहा है। यहां पर जमकर फायरिंग हुई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो वहीं हरदोई के अंदर दबंगों का कहर देखने को मिला। दबंगों ने युवक को मारपीट कर घर में लगाई आग और थाने से लेकर हर चौखट पर दौड़ रहा है पीड़ित। फिलहाल नहीं हो रही कोई सुनवाई। एडीएम के पास पहुंचा पीड़ित, लगाई गुहार। एडीएम ने मामले में कार्रवाई के लिए लिखा, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें, टंडियावा थाना इलाके का यह मामला है। थाने से लेकर हर चौखट पर दौड़ रहा है पीड़ित, लेकिन नहीं कर रहा कोई भी सुनवाई। हरदोई में दबंगों का कहर साफ तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल दबंगों ने युवक को मारपीट कर घर में आग लगा दी है। तो थाने से लेकर हर चौखट पर यह पीड़ित अपने दरख्वास्त करता नजर आया। तमाम अधिकारियों के पास पहुंचा, अधिकारियों से भी गुहार लगाई, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। दबंगों ने युवक को मारपीट कर घर में आग लगा दी है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी युवक के घर की, जहां पर आग लगा दी गई थी। दबंगों का कहर है, घर में आग लगाई, सब कुछ जलकर खाक हो गया है। फिलहाल कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी सुनवाई इस युवक की नहीं हो रही। हरदोई की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दबंगों ने युवक को मारा पीटा और उसके बाद उसके घर में आग लगाई है। ये देखो भाई, घरों में आग लगा दी है, गुड्डू में लगाई हुई है और ईंटें चलाई और आग लगा के चले गए हैं। तो हरदोई का ये मामला हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर हरदोई की है, जहां पर एक युवक के ऊपर दबंगों का कहर देखा गया। दबंगों ने पहले तो मारा पीटा उस युवक को और उसके बाद उसके घर में आग लगाई है। सारा सामान जलकर खाक हो गया है। प्रशासन से लगातार वो युवक गुहार लगा रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी भी सुनने को तैयार नहीं है। इसके अंदर बच्चे फंसे हुए छोटे छोटे। तो युवक को मारपीट कर घर में आग लगाई गई। थाने से लेकर हर चौखट पर यह पीड़ित दरखास्त लगाता नजर आ रहा है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिजनौर की। 2 पक्षों के बीच मामूली कहासुनी को लेकर गोली चली। आपको बता दें, इस गोलीकांड में 4 लोगों की गोली के छर्रे लगे हैं, जिससे ये मामूली रूप से घायल हो गए हैं। पता लगा कि एक दुकान के किनारे रखे पत्थर को हटाने को लेकर पहले तो दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत गोली चलने तक आ गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। पूरा मामला बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के सुहागपुर गांव का है, जहां के परवेज नाम के युवक की गांव में एक परचून की दुकान है। पता लगा कि दुकान के कोने में एक पत्थर रखा हुआ था, जिससे कि ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। यासीन नाम के ग्रामीण वहां से गुजर रहा था और जो पत्थर से टकराकर घायल हो गया। इसी पत्थर को हटाने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और खूनी संघर्ष हुआ। हम खेत पर काम करने गए थे,
पानी देने के लिए गए थे। ये लोग पहले से ही तैयार बैठे थे, वहाँ मीटिंग बनाए, कोई गांजा पी रहा था, कोई सुल्फा पी रहा था। हमने पानी अपना स्टार्ट भी नहीं करा था और ये लोग आ गए डोल को लेकर के, विवाद करा और हमारे ऊपर काबले और चाकू से वार करा। मेरे को गोली लग गई। किसने? उनने गोली चला दी परवेज ने। खाली खाली में मारा, अंदर नहीं गई हड्डी में। थोड़ा सा वो पत्थर रखा हुआ है, इन्होंने जानबूझ के वहाँ पे पत्थर रखा है ताकि गाड़ी आने जाने वालों को परेशानी हो। तो भाई बोला कि ये पत्थर मैं आज हटाऊंगा, इधर से आने जाने में गाड़ी टच होती है मेरी। तो ये लोग ने बोले कि पत्थर हटेगा नहीं, उसको गाली दी, बोला कि पिस्टल से तेरे को गोली मार देंगे यहीं पे। और उसमें से वो डॉक्टर है, डॉक्टर होने के बाद वो ऐसी हरकत कर रहे हैं। फिर बाद में ये लोग ने, हम लोग बोले कि तुमने गाली दिया कैसे, जब तुम्हें मालूम है कि हमारे मोहल्ले का लड़का है, क्या किसी भी मोहल्ले का है, तुम्हारे जान पहचान का था, तो तुमने ऐसा किया क्यों हरकत। तो सीधा डॉक्टर गया घर में, 2 नाली उठा के उसने फायर कर दिया और ऐसे ऐसे ये बच्चों के सबके गोली लग गई है। और डॉक्टर परवेज, 4 जन को गोली लगी। मतलब ये था, छोटा भाई गाड़ी चला रहा था हमारा, तो थोड़ा सा वो पत्थर रखा हुआ है। तो आपने सुना किस तरह से पूरा वाकया सामने आया, जिस दौरान पत्थर हटाने की बात की गई थी। रास्ते में रखे पत्थर को हटाने के लिए यहां पर कोशिश की जा रही थी और उसी दौरान ये खास सुनी हुई डॉक्टर के साथ। डॉक्टर ने यहां पर फायर खोल दिया और उसके बाद 4 लोग घायल हो गए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं आगे। पीलीभीत की बात करेंगे, जहां पर टाइगर का आतंक देखने को मिल रहा है। पीलीभीत के टाइगर रिजर्व की माला रेंज की रिछोला चौकी के पास एक टाइगर का आतंक वन विभाग के लिए सरदर्द बना हुआ है। टाइगर ने घर के बाहर बैठे युवक को निवाला बना लिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत से गांव वालों में हड़कंप मचा हुआ है और गांव वालों ने युवक का शव लेकर हंगामा मचाया है। आक्रोशित लोगों की भीड़ ने वन विभाग के रेंज ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी की। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने वन विभाग की सभी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी है। सूचना मिलते ही मौके पर अधिकारियों ने मोर्चा संभालते हुए अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को बमुश्किल शांत कराया। उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं ग्रामीणों के विरोध करने पर पुलिस ने नोकझोंक की और पुलिस के साथ नोकझोंक हुई है। ग्रामीणों ने पर हल्का बल भी पुलिस ने प्रयोग किया है। यहाँ पे ऐसा हुआ था कि जो है टाइगर की सूचना मिली, जब गाड़ी लेके चले तो वहाँ से आ गए लगभग 70-80 आदमी, बंगाली, और जो है घेर लिया हम लोगों को। फिर हम तो जान छुड़ा के भाग गए और सरकारियाँ गाड़ी जो हुई 2 वो में आग लगा दी और प्राइवेट गाड़ियाँ 8 हमारी थी, वो भी उनमें भी आग लगा के, हमारे दफ्तर में भी आग लगा के और जो है सारे कमरों में आग लगा के गए। लोग खाना खा ही रहा था मैं, जैसे ही बताया गया कि एक टाइगर ने मारा है एक आदमी को। जैसे ही हम लोग यहाँ से निकले रोड पे, लोग उधर से बहुत तेज भागते आ रहे थे अपने, हम तो जान बचा के अपने बच्चों को लेके, मम्मी तो अंदर ही फंस गई थी। लेकिन हम लोग जैसे ही दीवार सरदार जी के यहाँ भागे, सरदार जी के यहाँ बचे, उसके बाद इतना बंगाली, 500-700 बंगाली, पूरी सब गाड़ियाँ, हमारी गाड़ियाँ, टोटल गाड़ियाँ, कोई भी गाड़ी नहीं बची, सभी गाड़ियाँ और बंदूक, पैसे जो भी थे सब, टोटल सामान तोड़ फोड़, गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ियाँ, सरकारी गाड़ियाँ, सब कुछ तोड़ दिया। टोटल गाड़ियाँ, सिलेंडर, गैस सिलेंडर। कितनी गाड़ियों में आग लगाई होगी? 2-3 सरकारी गाड़ी हैं, 2 प्राइवेट हैं और 6 एक कैंपर है और 8 गाड़ियाँ हैं, टोटल 8 गाड़ियाँ। गजरौला क्षेत्र में एक टाइगर अटैक में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उस मृत्यु पर ग्रामीणों में भावावेश में आकर फॉरेस्ट विभाग के ऑफिस पर कुछ वहाँ तोड़फोड़ करने की कोशिश की। उसके पश्चात मौके पर पुलिस बल पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीणों ने उसका विरोध किया। पुलिस ने हल्का न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए शव को अपने कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। स्थिति यहाँ पर पूरी तरह नियंत्रण में है। मौके पर पुलिस बल फिलहाल तैनात है। संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं पीलीभीत से। रितेश, बाघ हमले में युवक की मौत भी हुई और लगातार ये एक सरदर्द बना हुआ है। क्या कहना है वन विभाग की तरफ से, चौकी की तरफ से, कब तक इस पर नियंत्रण पाया जा सकेगा? जी बताना चाहूंगा, लंबे समय से इस क्षेत्र में बाघ की लोकेशन मौजूद थी। बाघ लंबे समय से यहाँ दहशत फैला रहा था। ग्रामीणों ने कई बार वन महकमे से इस पूरी वाक़े को अवगत कराया था, पर वन महकमे की कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली है, जिसके कारण ये घटना हुई है। जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग की रेंज चौकी में घुसकर तोड़फोड़ की है। लगभग छोटे बड़े लगभग 1 दर्जन वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। इसके साथ ही तस्वीरें देखने को मिली हैं कि वनकर्मी मौके से भागते नजर आए हैं। जो अपने यहाँ टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर नवीन खंडेलवाल हैं, वो खुद ग्रामीणों के
डर से भागते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं उन्हें अपनी लापरवाही के कारण वन विभाग के लोगों को, ग्रामीणों से खौफ था। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। दिल्ली में डीडीएमए की बैठक शुरू हो गई है और एलजी अनिल बैजल की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई। दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को लेकर बड़ी बैठक है और बैठक में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन भी मौजूद हैं। आपको बता दें, डिजास्टर मैनेजमेंट की ये बैठक है और एलजी अनिल बैजल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। अरविंद केजरीवाल को इसमें शामिल होना था, लेकिन क्योंकि वो आइसोलेटेड हैं, यही वजह है कि इसमें अब मनीष सिसोदिया शामिल हुए हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर दिग्विजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिग्विजय जी, अगर देखें कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ कहीं ना कहीं ये बैठक बताती है कि कम्युनिटी स्प्रेड या तो हुआ है या फिर टीम्स को लग रहा है कि होना शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, कम्युनिटी स्प्रेड के लेकर तो ये मीटिंग है ही और काफी अहम मीटिंग है कि एक्चुअल क्या स्थिति है दिल्ली की इस बैठक के बाद। अगर राजनीति नहीं हुई बैठक के अंदर तो शायद बहुत कुछ सीन क्लियर हो जाएगा। मैं ये बात इसलिए बोलता हूँ राजनीति वाली की क्योंकि कल ही एलजी ने आदेश पलटा है अरविंद केजरीवाल का, जिसमें उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों का इलाज दिल्ली में नहीं हो सकता बिना जिसका आई कार्ड लोकल नहीं है, और एलजी ने उसको बदला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों और कुछ टिप्पणियों का हवाला देते हुए कि नहीं ऐसा नहीं किया जा सकता, ये असंवैधानिक है, हर किसी का देश की राजधानी में इलाज का है। तो वो जो फैसला एलजी ने बदला है, चूंकि मनीष सिसोदिया इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और सिसोदिया काफी आक्रामक है अगर तुलना किया जाए अरविंद केजरीवाल से, तो ये बहुत ज्यादा उम्मीद ये है कि बैठक में ज्यादा हिस्सा जो है बैठक का वो एलजी के फैसले को लेकर भी बर्बाद हो सकता है या उस पर बहस में ये काफी समय जो है इस मुद्दे पर भी दिया जा सकता है। बाकी डीडीएमए की बैठक में अगर कम्युनिटी स्प्रेडिंग पे कुछ सार्थक बहस होती है, सार्थक चर्चा होती है और कुछ सार्थक नतीजा, निष्कर्ष, कुछ डेटा निकल के आता है तो उस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। तो साथ ही साथ अगर दिल्ली की स्थिति देखें, जिस तरह से 29,000 के मामले ज्यादा हो चुके हैं, बल्कि 30,000 के बेहद करीब हैं, और ऐसे में अब ये जो खतरा है खुद मुख्यमंत्री तक भी पहुंच चुका है। दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के तमाम मंत्री अधिकारी हैं, राज्य सरकार के अगर देखें उनके अधिकारी मंत्री हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब दिल्ली में 30,000 के आसपास मामले पहुंच जाए और लगातार फैल रहे हो, वो भी बिना किसी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के। सबसे अहम बात यह है कि देश की राजधानी है और अगर देश की राजधानी में इस तरह से बेकाबू हालात हो जाएं, इस तरह से अगर लोग ट्वीट करके शिकायत करने लगे हैं कि उनका जांच नहीं हो रही है, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, जहां सरकारी अस्पतालों की थोड़ी सी किसी एक व्यक्ति के, मैं ये नहीं कह रहा हूं सब है, एक किसी की लापरवाही का फायदा उठाते हुए निजी अस्पताल अनाप शनाप पैसे लेना शुरू कर दें, जहां मुख्यमंत्री को खुद आकर निजी अस्पतालों के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़े उनकी दादागिरी या लूट पे लगाम लगाने के लिए, तो वो एक छोटा मुद्दा नहीं रह जाता, अपने आप में एक बड़ा एक भयानक मुद्दा हो जाता है तुषार। तो यकीनन और मामले जिस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं और जिस तरह से गंभीर मामले बढ़ रहे हैं वो अपने आप में चिंता की बात है। भारत बेशक ओवरऑल भी बात करें अगर 5वें नंबर पर बेशक है कुल संख्या में, लेकिन अगर गंभीर मरीजों की बात करें, जितने कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट गंभीर हालत में है, तो यूएसए के बाद दूसरे नंबर पर भारत है। मतलब सबसे ज्यादा गंभीर मरीज जो है वो अमेरिका में है, उसके बाद भारत में है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और अगर उसमें एक बड़ा हिस्सा देश की राजधानी का है तो हालात और भी ज्यादा भयानक हो जाते हैं। तो ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो एलजी अनिल बैजल की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो गई है और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर इसमें बातचीत होगी। अब सवाल ये है कि क्या कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ दिल्ली के हालात बढ़ चुके हैं, क्या दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि इसको लेकर ही ये बैठक है। लेकिन बैठक में कितनी राजनीति होगी और कितना इस स्तर पर पहुंचकर चर्चा होगी कि एक निष्कर्ष निकल सके, ये देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल बैठक शुरू हो चुकी है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, मथुरा से खबर है, अंतिम संस्कार में शामिल हुए 75 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे लोग और 45 लोग नामजद हैं, बाकी 30 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। एसडीएम महावन जग प्रवेश ने दर्ज कराई है एफआईआर। इसमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। फिलहाल कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे 45 लोग नामजद हैं, बाकी 30 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। तो एसडीएम महावन जग प्रवेश ने दर्ज कराई एफआईआर। कोरोना पॉजिटिव मरीज के एक अंतिम संस्कार के अंदर ये लोग शामिल हुए थे और 75 लोग शामिल हुए थे, जिनमें कुछ जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, जिसमें 40 लोगों से 45 लोगों पर यह नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। बाकी 30 ऐसे हैं जिनके विरुद्ध, जो कि अज्ञात हैं, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। तो एसडीएम महावन जग प्रवेश की तरफ से यह पूरे मामले को दर्ज कराया गया एफआईआर के तौर पर। जैसा कि आपको पता है कि कल राय में एक केस आया था, उसके बाद में जैसा कि न्यूज़ में कई स्रोतों से सुनने में आया कि उनकी अंत्येष्टि में काफ़ी लोग उपस्थित हुए। तो इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए हमने जो भी लोग, सबसे सर्वप्रथम तो ऐसी अंत्येष्टि की कोई परमिशन शासन से नहीं ली,
इसका संज्ञान लेते हुए हमने 45 लोगों के खिलाफ नामजद और उसके अलावा कम से कम 30 लोगों के खिलाफ अज्ञात में FIR दर्ज की है। और उसके अलावा जो भी हमने और 83 लोग ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट रहे हैं, उन सभी लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया और उनको स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई है। बाकी अधिशासी अधिकारी के द्वारा वहाँ पर सभी घरों के बाद फ्लायर लगाए जा रहे हैं कि वो लोग पूर्णतः होम क्वारंटाइन का पालन करेंगे। अगर वो लोग होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करते तो निगरानी समितियों के माध्यम से उनके खिलाफ भी FIR की जाएगी। जैसे तो वहीं अनलॉक 1 में मेरठ को नहीं मिली राहत। कंटेनमेंट और बफर जोन में नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल। कंटेनमेंट और बफर जोन में नहीं खुलेंगे रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स और ऑफिसेज। पूरा मेरठ शहर कंटेनमेंट और बफर जोन में है। डीएम अनिल ढींगरा और एसएसपी अजय साहनी ने अधिकारियों संग बैठक की है। मेरठ में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के पॉजिटिव केस के चलते प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। अभी नहीं खुलेंगी आबू लेन, बेगमपुल, सदर बाजार, हापुड़ अड्डा, शास्त्री नगर, सेंट्रल मार्केट की दुकानें। आपको बता दें इन इलाकों में आने वाले धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। कंटेनमेंट और बफर जोन से बाहर ही तयशुदा शर्तों पर अनुमति मिलेगी। फिलहाल ये तमाम जो मेन मार्केट हैं उन सबको नहीं खोला जाएगा। अनलॉक 1 में मेरठ को नहीं मिली राहत। जिस तरह से मामले सामने आए हैं, जिस तरह से स्प्रेड वहां पर है, उसको देखते हुए कंटेनमेंट और बफर जोन में नहीं खुलने जा रहे मार्केट, न ही इस कंटेनमेंट और बफर जोन के कोई मंदिर खुल सकेंगे। मोहसिन खान हमारे संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए। मोहसिन, कंटेनमेंट और बफर जोन के बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि कई अहम जो मार्केट्स हैं वो इन जोन में आ रहे हैं शायद। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरठ में जो है लगातार कोरोना का जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेरठ में शायद ही कोई दिन ऐसा जाता है कि जब यहाँ पर 10, 12, 15 और इस संख्या में कोरोना पॉजिटिव केसेस ना मिलते हों। दरअसल जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी अनलॉक डाउन 1 को लेकर, उसमें मेरठ में कहीं भी रियायत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। नगर निगम के तकरीबन 51 से 52 वार्ड ऐसे हैं जो कंटेनमेंट और बफर जोन में शामिल है, और या ये लगा लीजिए कि जो पूरा शहर है, जो मेन शहर है, वो पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में है। तो इसलिए यहाँ पर चाहे धार्मिक स्थल है, शॉपिंग मॉल्स हैं, होटल है, रेस्टोरेंट है, उन्हें खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। इस तमाम बिंदुओं को लेकर सोमवार को एक मैराथन मीटिंग जिला प्रशासन और मेरठ पुलिस के बीच में हुई थी, जिसके बाद में निर्णय लिया गया था कि जो कंटेनमेंट जोन है और बफर जोन है, उनके बाहर के जो इलाके हैं जो ग्रीन जोन में शामिल हो चुके हैं, उनमें धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और तमाम चीजों को खोलने की अनुमति होगी। लेकिन उसके लिए भी शर्तें लागू की गई हैं, और वो शर्तें इस तरह से है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और जो व्यक्ति मास्क लगाकर नहीं आएगा उसे कोई भी सामान नहीं दिया जाएगा। जहां तक रेस्टोरेंट की बात है तो वहां पर भी 10 से 15 की संख्या में ही लोग अंदर प्रवेश कर पाएंगे, और धार्मिक स्थल में 5 से ज्यादा कोई भी लोग एंट्री नहीं करेंगे। और अगर हम मंदिरों की बात करते हैं तो ना तिलक लगाया जाएगा, ना प्रसाद का वितरण होगा, और इसी तरह से मस्जिदों के लिए भी ये बात कही गई है। और सभी धर्मगुरुओं से ये कहा गया है कि वो वहां से अपने अपने धर्म स्थल से ये ऐलान करेंगे कि 5 से ज्यादा कोई भी अंदर एंट्री नहीं करेगा। अब बात आती है कंटेनमेंट जोन और बफर जोन को लेकर। जो नगर निगम के तकरीबन 51 से वार्ड है, 52 वार्ड है, उसमें आबुलेन है, सदर बाजार है, लालकुर्ती है, हापुड़ बस स्टैंड है, सेंट्रल मार्केट है, शास्त्री नगर है। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि महत्वपूर्ण ये हो जाता है, ये तमाम मार्केट ऐसी है जो शहर का दिल है, जहां पर सबसे ज्यादा शॉपिंग्स होती हैं, तमाम तरह की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट है, होटल है। तो कुल मिलाकर जो मेरठ के अगर एक राजस्व का हिस्सा देखा जाए तो वो राजस्व का केंद्र बिंदु ये तमाम बाजार है। चूंकि ये कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में शामिल है तो यहाँ पर किसी भी चीज को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन इतना जरूर है कि जो संयुक्त व्यापार संघ है और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी से समर्थित ये संयुक्त व्यापार संघ है, उसमें और जिला प्रशासन में अब कहीं ना कहीं टकराव के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से जिला प्रशासन ने इन तमाम गाइडलाइन को जारी किया है, उसके बाद संयुक्त व्यापार संघ खुलकर सामने आ गया। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 2 दिन का अल्टीमेटम हम आपको दे रहे हैं, अगर आप बाजार नहीं खोलेंगे तो हम खुद से बाजार खोल लेंगे। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो निश्चित रूप से एक टकराव के हालात होंगे। ठीक है मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बाहर से जो लोग आए हैं उसको देखते हुए गांव में जो विवाद बढ़ रहे हैं उस संबंध में सभी को निर्देशित किया गया है, और जो प्रवासी मजदूर आए हैं उसमें थाना पुलिस के लेवल से गांव में जितने विवाद लोगों के संपत्ति संबंधी हैं, भाइयों में, पट्टीदारी में, गांव में आपस में, उस सब का चिन्हीकरण किया गया है। इसके साथ ही अभी मीटिंग निर्णय हुआ है कि एसडीएम और सीओ ये लोग सम्मिलित रूप से सभी लेखपाल और कांस्टेबल्स के साथ में बैठा के मीटिंग करेंगे, जिसमें लिस्टिंग किया जाएगा कि पूरे गाँव में कितने विवाद हैं और वो सभी विवादों में कार्रवाई कराई जाएगी। जहाँ पर भी पूर्व में कोई ऐसा मामला आया है कि आपस में मारपीट हुई है और लाइसेंसी शस्त्र है या भविष्य में ये संभावना है, उन सबों के शस्त्र जब्त किए जाएंगे और शस्त्र जो है जमा कराने की कार्रवाई भी बड़े पैमाने पर सुनिश्चित कराई जा रही है। इसके साथ साथ जो आगामी पंचायत चुनाव है उसको लेकर भी जो माहौल है उसको ध्यान में रखते हुए जहाँ जहाँ ऐसी संभावनाएं हैं संबंधित व्यक्तियों के शस्त्र जमा कराए जा रहे हैं। 107-16 के तहत सबको पाबंद कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है 8 तारीख के लिए धार्मिक स्थल है, मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, ऑफिस खोलने के लिए था। उसी के संबंध में सभी अधिकारियों के साथ और सभी धर्मगुरुओं के साथ अलग से बैठक की गई है थाने लेवल तक, और उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी कंटेनमेंट और बफर जोन के बाहर के धार्मिक स्थल हैं, मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या ऑफिस हैं वो खुलेंगे, बट उसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस लिया जाएगा। जो भी गाइडलाइंस में लिखा गया है, जैसे 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक समय पे नहीं रहेंगे, प्रॉपर सैनिटाइज किया जाएगा, और 6-6 फुट का जो है अगर पंक्ति में रहेगा तो इतना डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा। और वहाँ के जो भी मतलब धार्मिक स्थल है, वहाँ की जो भी कमेटी के लोग हैं वो इंश्योर कराएंगे कि प्रॉपर सैनिटाइजर दिया जा रहा है, साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित